एक सवाल, आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड्स लिए, शायद अब ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, राइट? लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स का हिस्सा 0 है तो आप एक्चुअली डाइवर्सिफाइड नहीं है, आप एक ही साइड पे खड़े हैं। इक्विटी जो एसेट क्लासेस में सबसे वॉलेटाइल है, एक मार्केट क्रैश और पूरा पोर्टफोलियो एक साथ गिरता है, और यही वो एसेट क्लास है जिसे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। दुनिया भर में बॉन्ड मार्केट का साइज अराउंड 145 ट्रिलियन डॉलर्स का है, जबकि इक्विटी मार्केट का साइज करीब 126 ट्रिलियन डॉलर्स है। यानी कि ग्लोबली बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट से बड़ा है और हिस्टोरिकली भी फिक्स्ड इनकम मार्केट इक्विटी से लार्जर रहा है। ये चार्ट में क्लियरली दिखता है। 2010 से 24 तक के डेटा पॉइंट्स में बॉन्ड मार्केट कंसिस्टेंटली इक्विटी मार्केट से बड़ा नजर आता है। और स्केल देखिए, इंडिया का बॉन्ड मार्केट करीब 240 लाख सीआर का है, यानी कि 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड सिर्फ लगभग 22%, अराउंड 54 लाख सीआर के हैं, यानी कि हिस्सा अभी छोटा है, मतलब अभी डेवलप हो रहा है। अब क्रिसल का अनुमान ये है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट 2030 तक लगभग डबल होके 100 से 120 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कोई नया ट्रेंड है जो अब पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बॉन्ड्स कोई नया इन्वेंशन नहीं है, इनकी स्टोरी स्टॉक मार्केट से भी पुरानी है। 2400 BC मेसोपोटामिया में बॉन्ड्स का अर्लीस्ट प्रूफ मिलता है, और अर्ली 1100s में वेनिस ने वॉर्स फंड करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू किए, जिन्हें प्रेस्टिटी कहा जाता था। यानी कि ये दुनिया का सबसे पुराना, सबसे आजमाया हुआ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे आज भी सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। तो आज हम यही समझेंगे, बॉन्ड्स हैं क्या, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का गेम क्या है, और ये आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे संभाल सकते हैं। नीड्स फॉर बॉन्ड्स, ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, कोई ये बॉन्ड्स इशू करता ही क्यों है। गवर्नमेंट के पास टैक्स से जितने रेवेन्यू आता है, खर्च उससे ज्यादा होता है। रोड, स्कीम, सैलरीज, ये गैप वो कहीं से बोरो करके पूरा करते हैं, और वो कहीं है बॉन्ड मार्केट एज एन ओपिनियन। गवर्नमेंट शेयर नहीं बेच सकती, वो अपना पूरा डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेंडिंग बॉन्ड से फंड करती है। और कंपनीज वो भी बॉन्ड्स इशू करती हैं एक्सपेंशन के लिए, पुराना डेट रिफाइनेंस करने के लिए। अब आप पूछेंगे कंपनी बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेती? 3 वजह है इसकी। पहला, बॉन्ड से वो बड़े स्केल पे पैसा उठा सकते हैं, जितना एक बैंक शायद अकेले ना देना चाहे। दूसरा, अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो बैंक लोन से कम इंटरेस्ट रेट पे फंड्स रेज कर सकती है। तीसरा, बैंक लोन्स के साथ आते हैं स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस। बॉन्ड्स उसे काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो बॉन्ड्स असल में पूरी इकोनॉमी की प्लम्बिंग है। इनके बिना ना गवर्नमेंट रोड्स बना सकती, ना कंपनीज ग्रो कर सकती, और इन्वेस्टर उसे मिलता है एक जगह जहां पैसा लेंड करके प्रेडिक्टेबल इनकम कमा सकते हैं। दोनों तरफ जरूरत, इसलिए ये मार्केट इतना ह्यूज है। तो बॉन्ड्स होते क्या हैं? सिंपल शब्दों में एक लिखा हुआ उधार। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को अपना पैसा उधार देते हैं। आप उसके मालिक नहीं बनते जैसे शेयर में आप बनते हैं, आप उसके लेंडर बन जाते हैं। बदले में वो एक वादा करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट, रेगुलर और एक तय डेट पर पूरा पैसा वापस। बस ये 4 टर्म्स याद रखिए। फेस वैल्यू वो अमाउंट है जो मैच्योरिटी पे वापस मिलेगा। 1000 का बॉन्ड मतलब मैच्योरिटी पे 1000 रुपए। कूपन रेट मतलब रेगुलर इंटरेस्ट। 1000 रुपए पे 7% कूपन मतलब साल का 70 रुपए, क्लॉकवर्क की तरह। मैच्योरिटी यानी कि एक्सपायरी डेट, जब प्रिंसिपल वापस मिलती है, 3 साल, 5 साल या 10 साल का बॉन्ड। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कूपन तो आपने समझ लिया, 1000 रुपए पे 7% यानी कि 70 रुपए का पेमेंट हर साल। लेकिन बॉन्ड के साथ एक दूसरा रेट भी आता है, YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी। रुकिए, एक ही बॉन्ड में 2 रिटर्न मैट्रिक्स, ये कैसे? कूपन भी और YTM भी, ये दोनों आखिर हैं क्या और अलग अलग क्यों होते हैं? समझिए, कूपन फिक्स्ड होता है, वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। 1000 रुपए पे 7% मतलब 70 रुपए, चाहे आपने बॉन्ड किसी भी प्राइस पे खरीदा हो। लेकिन YTM वो एक्चुअल रिटर्न है जो आपको आज के प्राइस पे खरीद के मैच्योरिटी तक होल्ड करने पे मिलेगा, यानी कि आपके खरीद प्राइस को भी काउंट करता है, सिर्फ कूपन को नहीं। और यहीं से गेम चेंज होता है। अगर बॉन्ड 1000 की फेस वैल्यू बॉन्ड 1000 रुपए पे इशू होता है तो कूपन रेट और YTM सेम होंगे। लेकिन अगर बॉन्ड फेस वैल्यू पे इशू नहीं होता, मान लीजिए वो 1000 रुपए वाला बॉन्ड आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, से 940 रुपीज। अब देखिए क्या होता है,
एक तरफ आप हर साल 70 रुपए का इंटरेस्ट कमा रहे हैं और दूसरी तरफ मेच्योरिटी पे आपको पूरा 1000 रुपए वापस मिल रहा है, यानी कि 60 रुपए का कैपिटल अप्रिसिएशन भी। इट्स अ डबल विन, कूपन एंड प्राइस गेन। इसलिए इस केस में आपको YTM कूपन से ज्यादा होगा, यानी कि 7% से ऊपर, क्योंकि YTM दोनों चीजें कैप्चर कर। लेकिन एक कैच है, ये दोनों तरफ से जीत तभी पक्की है जब आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। अगर बीच में आपने बेच दिया तो आपको जो मिलेगा वो इस दिन का मार्केट प्राइस पे डिपेंड करेगा, गारंटी नहीं है। अब वो सवाल जो हर इंडियन इन्वेस्टर पूछता है, बॉन्ड्स में क्यों इन्वेस्ट करें, मेरे पास FD है ना, सेफ है। और यही एवरेज और स्मार्ट इन्वेस्टर का फर्क शुरू हो जाता है। बॉन्ड ट्रेडेबल है, एक लाइव मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है और ये एक डिफरेंस काफी चीजें खोल देता है। एक, बॉन्ड्स में हायर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी होती है, खासकर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। दो, अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर जाए तो आपके बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, कैपिटल अप्रिसिएशन भी। FD में ये नहीं मिलता। 3, आप एक अच्छे रेट को डेकेड्स के लिए लॉक कर सकते हैं, सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ एक प्रोडक्ट में पैसा नहीं रखता, वो एसेट क्लासेस के अक्रॉस डाइवर्सिफाई करता है। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, ग्लोबल इन्वेस्टिंग। बॉन्ड्स एक पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और इनकम का रोल प्ले करते हैं। इंडिया के बॉन्ड मार्केट में काफी वैरायटी है, चलिए अपने गोल के हिसाब से समझते हैं। सबसे ज्यादा सेफ्टी और गवर्नमेंट बैकिंग चाहिए, GSECs यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा उधार, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स इसमें हेविली इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म कैश पार्क करना है तो ट्रेजरी बिल्स यानी कि T-bills 91 डेज, 182 या 364 डेज के लिए। इनमें कूपन होता ही नहीं, ये डिस्काउंट पे मिलते हैं। एग्जाम्पल, आप 98,000 रुपीज में लेते हो, मैच्योरिटी पे 1 लाख रुपए मिलता है। डिफरेंस ही आपका रिटर्न है। इसे थोड़ा हायर यील्ड चाहिए पर भरोसा गवर्नमेंट पर ही। SDLs यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जैसे स्टेट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा उठाते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से थोड़ा ज्यादा यील्ड, क्योंकि इशूअर स्टेट है, सेंट्रल नहीं। इसके अलावा भी चाहिए, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो PSU बॉन्ड्स भी एक ऑप्शन है। गवर्नमेंट बैक कंपनीज, पावर, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, स्ट्रॉन्ग PSU हो तो रिलेटिवली स्टेबल माना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग, हायर रिटर्न चाहिए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं AAA रेटेड बड़ी कंपनीज का बॉन्ड, रिलेटिवली सेफर। लोअर रेटेड कंपनीज का बॉन्ड हाई यील्ड देता है और डिफॉल्ट रिस्क भी उतना ज्यादा है। यहाँ होमवर्क बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड रेटिंग्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रेटिंग्स को इवैल्यूएट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। AAA से BBB तक रेटिंग वाली बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंसिडर करी जाती हैं और नीचे हाई यील्ड या जंक बॉन्ड्स। रूल सिंपल है, जितना नीचे रेटिंग उतना ज्यादा यील्ड, क्योंकि मार्केट आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट से इंसेंटिवाइज कर रहा होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इंडिया में CRISIL, ICRA, केयर और इंडिया रेटिंग्स इशुअर की रिपेमेंट एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे बैक असेस करती हैं। वो कंपनी के कैश फ्लोज, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट लेवल, इंटरेस्ट कवरेज, बिजनेस स्ट्रेंथ, सेक्टर रिस्क और मैनेजमेंट क्वालिटी को इवैल्यूएट करके रेटिंग देती हैं, AAA से D तक। लेकिन रेटिंग परमानेंट नहीं होती। अगर फाइनेंशियल्स वीक हो जाएं तो AAA इशुअर भी AA या नीचे डाउनग्रेड हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेटिंग एक ओपिनियन है, कोई गारंटी नहीं। 2008 क्राइसिस में माइकल बरी ने सिर्फ रेटिंग्स पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अंडरलाइंग लोन्स की रियल क्वालिटी चेक की और समझा कि AAA लेबल रियलिटी से मैच नहीं कर रहा था। लेसन सिंपल है, रेटिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल आंसर नहीं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ खुद भी जज करिए, कौन से इन्वेस्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे। तो बॉन्ड्स किसके लिए है? कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जैसे स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल इनकम चाहिए, रोज के प्राइस स्विंग्स का टेंशन नहीं चाहिए। बॉन्ड्स का कूपन उसे रेगुलर कैश फ्लो देता है। रिटायरीज या इनकम सीकर्स जिन्हें हर साल एक फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम चाहिए सैलरी की जगह। डाइवर्सिफायर जिसका पैसा पहले से इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में है और जिसे पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए एक कामर एसेट क्लास चाहिए। जब मार्केट गिरे बॉन्ड्स अक्सर कुशन देते हैं। टैक्स सेवर्स जिसके लिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स या कैपिटल गेन्स वाले टैक्स एफिशिएंसी जेन्युइनली मतलब रखती है। लेकिन एक चीज क्लियर करना भी बहुत जरूरी है, बॉन्ड्स रिस्क फ्री नहीं है। फिक्स्ड इनकम का मतलब फिक्स रिटर्न नहीं होता, इशुअर डिफॉल्ट कर सकता है, रेट्स बदलने पर प्राइस गिर सकते हैं। तो बॉन्ड टाइप को अपने गोल और रिस्क एपेटाइट से मैच कीजिए। और इसलिए बिल्कुल जैसे हमने शुरुआत की थी, इन्वेस्ट करने से पहले 3 चीजें पूछिए, इशुअर कौन है, रिटर्न कहाँ से आ रहा है और रिस्क किस फॉर्म में छुपा हुआ है। क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ रिटर्न चेज नहीं करते, हम रिस्क समझ के रिटर्न अर्न करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.